ओके, तो आज की लैब में हम सिमुलेट करेंगे 3 फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर, कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर मोर स्पेसिफिकली। तो जो हमने थ्योरी के अंदर आज के लेक्चर में डिस्कस किया है कि 3 फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर हम बना सकते हैं अगर 6 थायरिस्टर्स यूज़ करें और एक 3 फेज़ सोर्स के साथ उसको कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं इसमें इलेक्ट्रिकल में जाके सोर्सेज में यहाँ से मैं 3 फेज़ सोर्स जो है वो ऐड कर देता हूँ और इसका न्यूट्रल पॉइंट मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। एम्पलीट्यूड को लेट्स से 150 मैं सेट कर देता हूँ और फ्रीक्वेंसी है लेट एफ। ओके, ये मेरे पास 3 फेज़ सोर्स आ गया। अब 3 फेज़ सोर्स के साथ मुझे ऐड करना है, इसके आगे ऐड करने हैं मुझे थायरिस्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स, पावर सेमीकंडक्टर्स में आके मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा थायरिस्टर्स। सो सीक्वेंस में ऐड करूँगा मैं थायरिस्टर, इसको मैं T1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा T2, T3 चाहिए यहाँ पे, T4 यहाँ पे, T5 और T6। तो इस ऑर्डर में ये मैच कर रहे हैं हमारे जो थ्योरेटिकल थ्योरी में जो हमने इनकी पोजीशंस बताई थी उससे अब मैच कर रही हैं, इसलिए मैंने इसको उसी ऑर्डर में सेट कर दिया है। अब ये कंपैरिजन आसान हो जाएगा कि थ्योरेटिकल वेव फॉर्म का और इस सिमुलेशन की वेव फॉर्म का। तो ये अब हमारे पास बन गया है ब्रिज के आगे हमारे पास इसके आगे हम ऐड कर सकते हैं रेजिस्टर। सबसे पहले एक रेजिस्टिव लोड हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक रेजिस्टिव लोड, और रेजिस्टिव लोड के बाद अब मैं ऐड कर देता हूँ एक सोर्सेज जो है ये कनेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इन 3 फेजेस के अंदर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब ये कनेक्शंस जब हमारे पास आ गए हैं पावर के, तो अब हमारे पास जो कनेक्शन और चाहिए हमें एक है, जो सिग्नल हम मेजर करना चाहते हैं वो V0 है, और V0 को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एक वोल्ट मीटर। पहले ये ऐड कर देते हैं वोल्ट मीटर, और इसको मैं लेबल कर देता हूँ कि ये मैं मेजर करके दे रहा है V0। ये इन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट कर देता हूँ। और अगर मुझे कोई और सिग्नल चाहिए होंगे तो उसके लिए मैं प्रोब यूज़ करता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। प्रोब से मैं काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता हूँ, और प्रोब को फर्दर स्कोप से कनेक्ट किया जाता है, वो हमें बेहतर पिक्चर प्रोड्यूस करके देता है। सो प्रोब से जो चीज़ हमें प्लॉट करनी हो वो हम सिंपली इधर ऐड कर देते हैं। अब लेट्स से हमें सोर्स वोल्टेज चाहिए तो वो हम चेक कर देते हैं। अगर हमें करंट की वेव फॉर्म चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो वेव फॉर्म भी हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। इसी तरह लेट्स से V0 चाहिए हमें, तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप और इसको भी हम चेक कर दें तो V0 भी हमें मिल सकता है। ओके, अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, लेकिन क्योंकि थायरिस्टर बग़ैर गेट सिग्नल के ऑपरेट नहीं करता, हमें गेट सिग्नल भी चाहिए होगा। तो गेट सिग्नल ऐड करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो है पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर हम यूज़ कर सकते हैं, और ये पल्स जनरेटर हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल वही होनी चाहिए जो कि सोर्स की है। लेट्स से 50 हर्ट्ज़ इसकी अगर फ्रीक्वेंसी है। ड्यूटी साइकिल हम कम रखते हैं, नॉर्मली 0.1%। रीज़न ये है कि हमें सिर्फ
थोड़ी सी टाइम के लिए इसको ऑन रखना है, फिर उसके बाद थायरिस्टर ऑन रहता है, इसलिए 50% ड्यूटी साइकिल की ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही टाइम जो पावर है वो डिसिपेट करता है। और अगर लेट्स से ये मैं थायरिस्टर 1 के लिए कर रहा हूँ तो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ थायरिस्टर 1। ओके, थायरिस्टर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं बीच में अंडरस्कोर डाल देता हूँ सिर्फ इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। सो थायरिस्टर 1 T_1 मैं टारगेट कर रहा हूँ थायरिस्टर 1 के लिए, इसी तरह बाकियों के लिए भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये जो लाइन हर एक के लिए अब लाइन से कनेक्ट करने वाला इशू जो है, ये काम करने की बजाय हम इसको एक साइड पे एक्यूमुलेट कर देते हैं, क्योंकि 6 मुझे पल्स जनरेटर चाहिए होंगे, और जो गो टू और फ्रॉम वाले ब्लॉक हैं वो ज़्यादा बेहतर है कि हम वो यूज़ करें। सो हम यूज़ कर सकते हैं ये गो टू वाले ब्लॉक। तो लेट, अब इसको मैं नाम देता हूँ T1 का, इसको हम नाम देते हैं T1 का, और फ्रॉम का जो ब्लॉक है वो यूज़ करके वो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं T1। तो ये इनपुट चला जाएगा इस थायरिस्टर को। इसी तरह T2 और T3 जो है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। T3, और इससे फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि आपको आपके सर्किट के अंदर अगर कोई इशू है तो वो आपको आसानी से समझ आ जाता है, क्योंकि आपकी जो स्कीमेटिक होती है वो बड़ी क्लियर होती है। और अगर आप लाइंस ड्रॉ करके करते हैं काम, वो भी करता है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि क्लैरिटी नहीं रहती। अगर कहीं पे आपको इशू आता है तो फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि असल मसला था कहाँ पे। तो इस वजह से ये जो टेक्निक है ये ज़रा बेहतर है। आपको ये जो नोटेशन है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे होते हैं कि कहाँ पे कौन सा सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। सो नाउ T6 और उसके बाद है T2। ठीक, अब ये मैंने इसके जो सिग्नल है वो जनरेट नहीं किए, मैंने सिर्फ कनेक्ट तो कर दिए पहले से ही, लेकिन जनरेट नहीं किए अभी मैंने। तो इसको हम जनरेट कर लेते हैं। ओके, तो जनरेट करने के लिए मैं इसी T1 की जो है कॉपीज़ यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन कॉपीज़ यूज़ करने से पहले यहाँ पे जो फेज़ डिले है ये इम्पोर्टेंट है कि हमें कितने टाइम के बाद T1 को फायर करना है। तो अगर इसको थियोरेटिकल जो डिस्कशन है उससे मैच करें तो वहाँ पे हमारे पास जो फेज़ A है वो पाई 6 के ऊपर है। पहला फेज़ जो है VA को हम लिखते हैं V हैट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस पाई/6। तो जब माइनस पाई/6 वहाँ पे ऐड करते हमारे पास आ जाता है तो VA फिर हमारे पास होता है पाई/3 plus some firing angle, let's say A, let me call that A। तो ये हमारे पास पाई/3 फिर क्रॉसिंग पॉइंट होता है अगर पाई/6 फेज़ वोल्टेज जो है उसका फेज़ एंगल अगर पाई/6 है तो पाई/3 पे वो क्रॉस करता है VC को, और हमारे पास पाई/3 प्लस अल्फ़ा के ऊपर हम फायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन करना है फेज़ डिले इन सेकंड्स। तो सेकंड्स में करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पाई 50 से, 2 पाई टाइम्स 50 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास वो डिले आ जाएगा इन सेकंड्स।
ठीक है, हम जो थियोरेटिकल उसमें डील करते हैं तो हम ओमेगा टी एक्सिस में बात करते हैं, तो हम कहते हैं इतना फेज़ डिले है, पाई/3 प्लस अल्फ़ा का डिले है। लेकिन अगर हमें वो टाइम बताना हो तो फिर 2 पाई टाइम्स 50, तो ये सेट हो गया हमारे पास T1 का फायरिंग एंगल। ए हमारे पास वो हमने अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन ए हमारा फायरिंग एंगल है। सो अभी T2 की बात करें अगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास T2, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये थायरिस्टर T2 को फायर करेगा, और T2 के लिए हमारे पास पाई/3 की बजाय हमारे पास 2 पाई/3 जो है सिंपली 2 पाई/3 प्लस अल्फ़ा के ऊपर फायर होगा। ये जो हमारे पास ऑर्डर है उसका डायोड, ये थायरिस्टर्स का या डायोड, जब हम अनकंट्रोल को डील करते हैं तो ये सीक्वेंस जो है, अब ये देखें इसी तरह आसान है, अगर इसी ऑर्डर में हमने रखे हुए हैं थायरिस्टर्स कि अब 3 पाई/3 या पाई प्लस अल्फ़ा जो है नेक्स्ट के लिए आ गया हमारे पास। और फिर इसी तरह से हम ऐड कर सकते हैं T4 का, तो T4 के लिए हमारे पास है 4 पाई/3 प्लस अल्फ़ा, और फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट थायरिस्टर आ जाएगा जो कि T5 को अब हम फायर करेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 5, और ये फाइनली हमारे पास T6। तो ये हमारे पास 6 थायरिस्टर्स की जो फायरिंग एंगल है वो इस तरह से हमारे पास आ चुके हैं। और हमें, अच्छा लास्ट को मैंने चेंज नहीं किया, 6, तो इनको हमने असाइन कर दिए हैं। ए जो है एक आर्बिट्ररी हमने असाइन कर दिया है वैल्यू, अब उसको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं, a इक्वल्स टू, लेट मी राइट पाई/6, और मैं लिख देता हूँ a इज़ द फायरिंग एंगल। तो अब ये हमारे पास यहाँ से सेट होगा a की वैल्यू इनिशियलाइजेशन वाले प्रोसेस से। अब मैं इसको रन कर देता हूँ पहली दफ़ा, और यहाँ पे सिमुलेशन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको मैं कर देता हूँ 0.3 कर देता हूँ, और एक्यूरेसी इम्प्रूव करने के लिए इसको मैं लेट्स से -6 कर देता हूँ। तो दोबारा से मैं इसको रन करूँ, तो ये हमारे पास वेवफॉर्म्स हैं, एक हमारे पास वेवफॉर्म्स हैं फेज़ वोल्टेजेस की, और एक हमारे पास जो है वेवफॉर्म आ गई है V0 की, जो यहाँ पे ग्रीन में नज़र आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास है V0 की, ओके। और साथ में मैंने करंट का भी जो है इनेबल किया हुआ है, तो करंट वाले को मैं फ़िलहाल डिसेबल कर देता हूँ, क्यों, या उसको एक अलग से उस पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन जो है ना हो। तो मैं यहाँ पे करंट को सिर्फ रख लेता हूँ, वोल्टेज को मैं डिसेबल कर देता हूँ, और जो वोल्ट मीटर है इसको भी। तो ये रेजिस्टिव लोड के केस में करंट की वेवफॉर्म कुछ यूँ बनती है, जिस तरह एग्जैक्टली आज हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि 2 पल्सेस पॉजिटिव और फिर 2 पल्सेस नेगेटिव। सो ग्रीन जो है डायोड फेज़ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 पल्सेस की पॉजिटिव आती है, फिर उसके बाद जब T4 कंडक्ट करता है तो 2 पल्सेस की जो है नेगेटिव आती है। तो ये हमारे पास इनपुट करंट की वेवफॉर्म इस तरह बनती है। बाकी जो 2 फेजेस हैं उनकी करंट की वेवफॉर्म सेम रहती है, सिर्फ शिफ्टेड होती है बाय 2 पाई/3, क्योंकि 3 फेज सिस्टम है, उनकी वेवफॉर्म्स शिफ्टेड होगी बाय 2 पाई/3। तो एक जो पल्स है यहाँ पे, इसकी विड्थ है पाई/3, और जो दूसरी पल्स है उसकी भी पाई/3, सो इट्स कम्प्लीटली 2 पाई/3। और नेक्स्ट जो है फिर
2π/3 यहाँ पे D4 जो है T4 जो है वो 2π/3 के लिए कंडक्ट कर रहा है। तो इन तीनों फेजेस के करंट्स के बीच जो है वो 2π/3 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे मैंने इनको डिसेबल नहीं किया करंट्स को, तो मैं जो सोर्स करंट है उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ और ये अब शो कर रहे हैं हमें V0। ये जो येलो में है ये V0 है और जो फेज़ ए ये ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है, रेड जो है फेज़ बी है और जो ब्लू में है वो फेज़ सी है। अगर हम एक मेजरमेंट में से मीटर्स में से एक 3 फेज़ मीटर अगर यूज़ कर लें तो थ्री फेज़ मीटर अगर यूज़ कर लें तो अभी ये हमें वो भी बता सकता है लाइन टू लाइन वोल्टेजेस हम इसमें से रीड कर सकते हैं। तो लेट्स से लाइन टू लाइन न्यूट्रल पॉइंट है वो हमने हटा दिया है। तो हम वोल्टेजेस को मेजर कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये है लाइन टू लाइन वोल्टेजेस और लाइन टू लाइन वोल्टेजेस दिखाने का मकसद यहाँ पे ये है कि इससे आपको ये क्लियरली पिक्चर नज़र आती है, जो समझ आती है कि आउटपुट पे लाइन टू लाइन वोल्टेज अपीयर होती है जब भी आप फायर करते हैं एक थायरिस्टर को, ठीक है, क्योंकि 6 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सिर्फ 3 बनी हुई हैं। मतलब 3 जो है VAB, VBC एंड VCA, ठीक है। रेड में VAB है तो जो नेक्स्ट है ब्लू में वो VBC है और येलो में VCA है। तो V0 हमारे पास जो दूसरे भी कॉम्बिनेशन लाइक VAB है तो कुछ टाइम के लिए VBA के क्रॉस भी, लाइक यहाँ पे ये जो मिसिंग है ये VB है, यहाँ पे VBA के क्रॉस है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है VCB के क्रॉस है। तो हमारे पास VBC है, VCB नहीं है। अगर VCB होता तो फिर वो यहाँ पे अपीयर होता। तो V0 एक्चुअली अपीयर हो रहा है, बन रहा है हमारे पास लाइन टू लाइन वोल्टेजेस से। और जब भी कोई एक थायरिस्टर ऑन होता है तो नेक्स्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है वो आउटपुट पे आना शुरू हो जाती है। ओके, अगर हम इसकी फोरियर एनालिसिस करना चाहते हैं तो लेट्स से इसको हम अनचेक कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब हम इसका फोरियर जो है वो देख सकते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50, तो 50 टाइम्स 6 जो है, क्योंकि ये 6 पल्स रेक्टिफायर है तो 300 हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो होगी। और इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ 10 सैम्पल्स जो है मतलब हार्मोनिक्स को हम रीड कर लेते हैं। तो 5 जो है वो भी बेटर। ओके, तो इस कर्व से आप ये देख सकते हैं कि एक तो डीसी वैल्यू आपको बता रहा है, पहला जो आपको डीसी वैल्यू बता रहा है 0 फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आपको फंडामेंटल जो है, आप नीचे टेबल से भी देख सकते हैं, फंडामेंटल जो है आपके पास वो है 300, मतलब 300 हर्ट्ज जो है फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी है, जो कि 6 टाइम्स दी फंडामेंटल है। इनपुट है 50, सो 50 टाइम्स 6 जो है वो 300 है। और फिर 300 के मल्टीपल हार्मोनिक्स जो है आपके पास है 600, 900,
1200, 1500 इस तरह से। तो ये हार्मोनिक्स जो है आउटपुट में आपको मिल रहे हैं। ओके, तो वी नॉट अब जो है कंट्रोल हो रहा है अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा की एक वैल्यू हमने यहाँ पे जो सेट की है, अल्फ़ा की जो एक वैल्यू हमने सेट कर ली, मैं दोबारा से इनेबल कर देता हूँ आउटपुट वोल्टेज को। अभी हमने अल्फ़ा की जो वैल्यू सेट की वो थी π/6, लेट्स से π/3 कर देते हैं। तो π/3 करके मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक जो पल्स है वो स्किप हो रहा है एंड मे बी कहीं पे मैंने जो एंगल है वो सही मेंशन ना किया हो। तो इस इशू को एक सेकंड रिजॉल्व कर लेते हैं हम। इस इशू को हम यूँ रिजॉल्व कर लेते हैं कि सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी जहाँ जहाँ पे इन्वॉल्व है इसको भी मैं वो कर देता हूँ, पहले एफ़ कर देता हूँ, इसको ज़रा जेनेरिक सेट कर देते हैं। और ये जो जिस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं इसको भी हम एफ़ सेट कर देते हैं। एक तो ये काम करते हैं एफ़, और यहाँ पे भी इसको हम एफ़ डिक्लेयर कर देते हैं। फिर यहाँ पे भी एफ़, और यहाँ भी एफ़, और यहाँ पे भी एफ़, और यहाँ पे भी एफ़, यहाँ पे भी एफ़, यहाँ पे भी, और इधर भी एफ़, और इधर भी एफ़। तो ऐसे करने का मकसद सिर्फ ये है, और यहाँ पे भी एफ़। ऐसे करने का मकसद ये है कि हमारा जो ये सर्किट है ये आसान हो जाएगा हमें हैंडल करना। जब भी हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी हम सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ कि f इज़ द साइक्लिक फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी लिखने का मकसद ये है कि आपको बाद में ये चीज़ क्लियर हो कि ये हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी थी। इवन आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, आप इतनी मेहनत कर दे और बाद में आपको ये याद ना हो कि आपने एक्चुअल में किया क्या था, किस पर्पस के लिए था। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको बेहतर बना सकते हैं आप। ओके, तो अब आते हैं रियल इशू की तरफ। हमारे पास ओके फाइन, आउटपुट ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो एक लाइन है वो इसलिए मिस आ रही है क्योंकि उसके ऊपर ये दूसरी जो फेज़ वोल्टेज वाली लाइन है वो उसके ऊपर आ गई है। अदरवाइज़ जो है इसकी आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप इसके सीक्वेंस में इसको नीचे ले आए तो जी, तो फिर आपको जो है ना ये इसके ऊपर ही नज़र आएगा ऑन द टॉप। ओके, तो अब π/3 वो एंगल है पर्टिकुलरली जिसको हमने कहा था कि इस एंगल के ऊपर हमारे पास ये हो रहा है कि ये ज़ीरो को जस्ट टच कर रहा है, ज़ीरो को। जो V0 है वो ज़ीरो को टच कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो इस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, ये एक पल स्किप हो रहा है लेकिन जब भी फेज़ ए जब भी फेज़ ए आता है तो तब ये इशू करता है। ठीक, खैर फिलहाल इसको ऐसे रहने दें। हर एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये काम हो रहा है। तो जब भी फेज़ ए हमारे पास जब भी हम ये देखते हैं कि ज़ीरो को टच कर रहा है
ये वेवफॉर्म 0 को टच कर रही है जब π/3 हम एंगल रख रहे हैं। इससे पहले हमारे पास जो एंगल था π/6, तो π/6 के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर है, π/3 के ऊपर ये आ जाता है, 0 को हिट करता है। ठीक है, मतलब वो जस्ट टचिंग पॉइंट है और इसी वजह से हमने इसको लिमिट एक क्रिटिकल एंगल डिक्लेयर किया था π/3 को। लेट्स से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, π/3 से की बजाय अगर हम इसको कर देते हैं π/2 कर देते हैं लेट्स से। तो डिसकंटिन्यूटी जो है वो अब आपको नज़र आएगी, जिसकी हमने बात की लेक्चर के अंदर, कि कुछ इंटरवल आएगा जिसमें करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि लोड जो है वो रेजिस्टिव है। और अगर आप करंट की वेवफॉर्म से, मैंने किस चीज़ को इनेबल किया, इसमें मैं करंट की जो वेवफॉर्म है तो जो पल्सेस हैं करंट की, उसको आप देख सकते हैं कि वो ज़ीरो हो जाती हैं बीच में। ठीक है, वो ज़ीरो को हिट करती है रेजिस्टिव लोड की वजह से। तो इस दौरान जो है फिर करंट क्या होता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। फिर नेक्स्ट पल्स आती है, तब हमारे पास जो करंट है वो राइज करता है और पीक के बाद फिर से ज़ीरो। फिर ये इंटरवल जो है बीच में, ये इंटरवल, इसमें करंट ज़ीरो ही रहता है। फिर जब फायर होता है अदर जो दूसरा डायोड है उसी फेज़ के अंदर, लोअर हाफ के अंदर, फिर से, लेकिन उसमें से भी करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो π/3 की जो लिमिट हमने रखी हुई है, या क्रिटिकल पॉइंट जिसको हमने डिक्लेयर किया हुआ, तो इसी वजह से केस के अंदर ये जो करंट है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। अब हम अगर लोड को बनाते हैं इंडक्टिव, तो हमें चाहिए एक इंडक्टर भी चाहिए, यहाँ पे एक इंडक्टर, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ, लेट्स से 0.1 मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी इस इंडक्टेंस की। और लेट्स से अभी मैं फिर से इसकी वैल्यू सेट करता हूँ π/3, जो कि हमने अभी उसको डिक्लेयर किया कि क्रिटिकल वैल्यू थी। और एग्जैक्टली जो कि ज़ीरो को टच कर रही है, एग्जैक्टली एट ज़ीरो, वो एट आफ्टर π/3 वो ज़ीरो को टच कर रहा है, ये एंड। और इसके बाद अब डिसकंटिन्यूटी आती है रेजिस्टेंस के केस में, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, π/3 के बाद अगर हम इसको से π/2.5 कर देता हूँ इसको। तो अब आप देखें कि ये इंडक्टिव लोड के केस में अभी ये एक्सिस से नीचे आना शुरू हो गया है, नेगेटिव होना शुरू हो गया है। तो इंडक्टिव लोड के केस में जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि V0 जो है वो नेगेटिव हो सकता है, रीज़न ये है कि इंडक्टिव करंट जो है वो स्टिल थायरिस्टर को ऑन रखता है जब तक नेक्स्ट थायरिस्टर जो है वो हम फायर नहीं कर देते। और अगर फिर हम इसको लेके जाते हैं इस फायरिंग एंगल को लेट्स से π/2 पे, और फिर से सिमुलेट कर देते हैं, तो π/2 के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो हो रही है, लेकिन
जो एक रीज़न है कि यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, वो ये कि इन्वर्टर मोड में जब भी ऑपरेट करता है थायरिस्टर, तो इंडक्टर की एनर्जी जब रिलीज़ हो जाती है उसके बाद इसका करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो रहा है। लेकिन नेगेटिव होने के बाद क्योंकि वो जो सोर्स तो नहीं है, जस्ट उसने एनर्जी स्टोर की हुई है, तो वो स्टोर्ड एनर्जी जब भी ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये ज़ीरो हो जाता है। अब मैं अगर इंडक्टेंस को इंक्रीज़ करता हूँ, इसका मतलब इसके पास कैपेबिलिटी मैं कुछ सर्टेन लेवल तक इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन एक उससे ज़्यादा नहीं। तो एक लिमिट है जिस जहाँ तक किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो एक सोर्स जो है डीसी सोर्स अगर हमारे पास हो जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैंने इसको इस पोलैरिटी के अंदर रखा हुआ है कि करंट जो है इंडक्टर की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है उसमें इम्पोज करें। लेट्स से मैं इसको 100 सेट कर देता हूँ और अभी सिमुलेट कर देता हूँ। तो इसकी कंटिन्यूटी आप देखें कि अब करंट जो है वो कंटिन्यूस हो जाता है। अभी इन्वर्टर मोड जो है उसमें ऑपरेट करना, इन्वर्टर मोड और रेक्टिफायर मोड की जो बाउंड्री है उसके ऊपर ये ऑपरेट कर रहा है। इसकी एवरेज वैल्यू जो है अगर आप चेक करते हैं तो इसकी एवरेज वैल्यू वो ज़ीरो है। कर भी सकते हैं, हम चेक कर भी सकते हैं पीरियाडिक एवरेज से। पीरियाडिक एवरेज के साथ हम ये कनेक्ट करते हैं, ये ब्लॉक, और इसमें फ्रीक्वेंसी को 1/f सेट कर दें। f जो है वो ऑलरेडी डिफाइन हुआ है। बाकी 6f अगर हम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो वो जल्दी से जो टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं तो वो 6 टाइम्स दी फंडामेंटल है, द इनपुट फ्रीक्वेंसी। और हम साथ में एक डिस्प्ले ऐड कर देते हैं। तो जो आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो इस पॉइंट के ऊपर है 0, और इसके आगे अब आप अल्फ़ा को बढ़ाना चाहें, फॉर एग्जांपल 2π/3 अगर करना चाहें तो इसको ओके। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव आउटपुट आप जो है अचीव कर सकते हैं। अगेन मुझे ये जो सोर्स है इसकी वोल्टेज अगर मैं फर्दर थोड़ी सी बढ़ा दूँ, 130 या 50 कर देता हूँ, कंटिन्यूस आउटपुट के लिए, ताकि आपको जो इन्वर्टर मोड है उसमें ऑपरेशन जो है वो क्लियर नज़र आ सके। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर मोड में नेगेटिव आउटपुट आ रही है, क्योंकि ज़ीरो एक्सेस को देखते हुए आउटपुट जो है वो नेगेटिव है। और 2π/3 जो है, अगर ये हमारे पास है एंगल, ओके, ये 2π/3 के लिए, तो 2π/3 का जो एंगल है ये भी हम उसके अंदर लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 2π/3 का है तो इन्वर्टर मोड में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास अभी एक कंप्लीट वो बन गया है कन्वर्टर, और हम जो एवरेज वैल्यू है वो सिंपली कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग अल्फ़ा, और वो अल्फ़ा हम यहाँ से एडिट करते और एडिट करके जो है वो आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है, जो आउटपुट वोल्टेज है, और डिफरेंट आउटपुट लेवल जो है वो हम अचीव करते हैं।